Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपके जुलाई के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। हम टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का साउंड यानी कि ध्वनि। हमने अपने पिछले क्लास में साउंड चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम साउंड चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने थ्योरी पोर्शंस को अच्छे से देख रखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कि बिफोर प्लेइंग अ सितार और सितारिस्ट यानी कि सितार वादक ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड ट्राइज टू प्लक इट सुटेबली बाय डूइंग सो द सितारिस्ट एडजस्ट द यानी कि सितार बजाने से पहले एक सितार वादक हमेशा सितार के तार के तनाव को समायोजित करता है और इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। जैसा कि हमें पता है कि साउंड जो होती है वो एक तरह की वेव है यानी कि तरंग है। उसमें कोई भी मीडियम हो, साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेवल करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। साउंड को माध्यम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। जो साउंड होता है ना वो प्रोड्यूसिव वाइब्रेशन द्वारा होता है। जिस भी जगह कंपन होगी वहीं साउंड प्रोड्यूस होगा। वेव की बात करें तो मान लीजिए आप तालाब के पास गए और तालाब के जल में आपने पत्थर फेंक दिया। क्या होगा कि जिस जगह पे पत्थर जल में जाके गिरेगा वहाँ पे एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न होगा यानी कि डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, और जब वहाँ पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा तो वहीं आपका वेव यानी कि तरंग प्रोड्यूस होगा जिससे हमें ध्वनि सुनाई देगी यानी कि साउंड सुनाई देगी। साउंड को माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एयर का एग्जाम्पल ले लें तो जो एयर होता है तो एयर के पार्टिकल्स में मान लीजिए एक व्यक्ति ने बोलना शुरू करा तो एयर के पार्टिकल्स में यानी कि एयर के कण में वाइब्रेशन होकर दूसरे व्यक्ति तक उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। जो ये साउंड होती है ना वो एक तरह की तरंग है, वेव है, जिसमें कोई भी मीडियम हो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वे वाइब्रेट होती हैं, कंपन होती है उसमें। ये उसमें जब कंपन होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगती है तो उसमें वेव यानी कि तरंग प्रोड्यूस होती है और तब हमें ध्वनि यानी कि साउंड सुनाई देती है। अगर हम बात करें वेव की तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। जो मैकेनिकल वेव होता है यानी कि यांत्रिक तरंगे होती है ना वो दो प्रकार की होती है। अगर हम इन तरंगों के प्रकार के बारे में बात करें तो जब किसी माध्यम में, जब किसी मीडियम में कोई तरंग यानी कि वेव संचालित होती है तो जो मीडियम होते हैं ना उनके पार्टिकल्स यानी कि माध्यम के कण जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं यानी कि उनमें कंपन होने लगता है। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार जो तरंगे होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। जो हमारा साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंपन और तरंग की दिशा होती है वो एक ही होती है यानी कि वाइब्रेशन और वेव की दिशा जो होती है वो एक ही होती है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव में। साउंड क्या है हमारा? साउंड एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कह लीजिए या फिर अनुदैर्ध्य तरंग कह लीजिए। अब बात करें हम फ्रिक्वेंसी की तो जब कोई पार्टिकल जो होता है एक सेकंड में जितने बार पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं वही हो जाती है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया 40 तो 40 बार अगर एक सेकंड में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वही हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। एसआई यूनिट क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। बात करें एम्पलीट्यूड की एम्पलीट्यूड जो होता है ऊंचाई से नीचे की ओर जब पार्टिकल्स आते हैं जो ये ऊंचाई से नीचे की ओर जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये ऊंचाई होती है, यही आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ऊंचाई से नीचे की ओर जब पार्टिकल्स जाते हैं
तो ये जो ऊंचाई होती है यही आपका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम हो जाता है। सो बात करें अगर हम एम्पलीट्यूड की, सो जो लाउडनेस होता है ना, साउंड की जो प्रबलता होती है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पर। ओके, सो लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। ओके, और बात करें अगर हम इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी में आ जाएगा लाउड स्पीकर या फिर डीजे वगैरह, जो कि आपका डेसिबल में काउंट होता है इंटेंसिटी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की यानी कि आपके आयाम की, तो लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जब एम्पलीट्यूड जो है वो आयाम जो है वो आयाम को अगर हम दोगुना कर दें, मतलब अगर हम यहाँ पे 2 रख दें आयाम को, तो दोगुना अगर हम करेंगे तो लाउडनेस जो है यानी कि साउंड की जो प्रबलता है वो 4 गुना अधिक हो जाती है। सो प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर आयाम दोगुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना अधिक हो जाता है। सो लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो आवाज़ ज़्यादा तेज होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम होगी तो आवाज़ कम होगा, मतलब स्लो होगा। ओके, सो लाउडनेस क्या होता है तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी भी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और लाउडनेस भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो प्रबलता होता है वो आयाम के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि प्रबलता जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी पिच पर डिपेंड करती है। पिच क्या होता है तो आवाज़ का जो पतला होना या फिर मोटा होना होता है ना, वही होता है आपका पिच, जिसको हिंदी में हम तारत्व कहते हैं। तो जो पिच होता है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, पिच जिसे हम तारत्व कहते हैं, तो पिच आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच बढ़ता है और अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो पिच घटती है। मतलब कि अगर एग्जाम्पल ले तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ में श्रिलनेस होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ भारी होगी या फिर डीप वॉइस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंस के ले लें तो मैंस की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी लेस होती है और वुमेन्स की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए वुमेन्स की आवाज़ में श्रिलनेस होती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। और अगर हम टिम्बर की बात करें तो टिम्बर कुछ नहीं होता, वो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। नेचर ऑफ द मटेरियल और सोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है टिम्बर पर। अलग अलग वॉइस की क्वालिटी जो होती है वही टिम्बर होती है। इंटेंसिटी जो होता है उसको हम डेसिबल में काउंट करते हैं और जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। पिच जो हम कह रहे हैं तो पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने देख लिया कि सितार बजाने से पहले एक सितार वादक हमेशा सितार के तार के तनाव को समायोजित करता है और इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। सो हम बात करें यहाँ पे तो सितार की आवाज़ की बात की जा रही है। सितार की आवाज़ बारीक, पतली और मधुर होती है, हम सभी को पता है। सो यहाँ पे बात की जा रही है पिच की, राइट। सो जो पिच होती है जैसे गर्ल्स की आवाज़ हो गई, शेर की आवाज़ हो गई, तो मैन की और शेर की आवाज़ हम कह लें, मतलब कि पुरुष की और शेर की आवाज़ कह लें तो ये भारी होती है। गर्ल्स की आवाज़ में बारीकपन होती है, तो यहाँ पे आवाज़ की बारीकपन की बात हो रही है, मतलब पिच की बात हो रही है। सो ऑप्शन क्या दे रखा हमारा, लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई सितार स्ट्रिंग। लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये भी होगा नहीं, क्योंकि लाउडनेस का संबंध एम्पलीट्यूड से है, एम्पलीट्यूड का संबंध लाउडनेस से है। हमें देखना है पिच की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सितार के आवाज़ की, तो सितार की आवाज़ बारीक होती है, पतली होती है और मधुर होती है। सो पिच क्या होता है, आवाज़ का पतला या मोटा होना पिच ही तो होता है। सो यहाँ पे क्या दे रखा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नहीं, इंटेंसिटी भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार, यानी कि सितार के तार की तारत्व, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया ही है आवाज़ के बारे में। देखिए
सितार बजाने से पहले एक सितार वादक हमेशा सितार के तार के तनाव को समायोजित करता है और इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। सो आपका आंसर हो जाएगा पिच। अगर देखिए पिच की जगह फ्रीक्वेंसी होती यहाँ पे तो भी आपका आंसर जो होता वो ऑप्शन नंबर 4 ही होता, क्योंकि पिच जो है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में संबंध है। सो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे होता तब भी आंसर वही सही होता, फोर्थ ऑप्शन ही, और पिच भी यहाँ पे है तब भी आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। ओके, क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 के ही शिफ्ट में बना क्वेश्चन है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड देम, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब। देखिए यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच बढ़ेगा, और यदि उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है यानी कि आवृत्ति घटती है तो पिच भी घटेगा। साधारण सी बात है। सो यहाँ पे दे रखा कि यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है तो हमें पता है कि आवृत्ति यदि घटेगी यानी कि फ्रीक्वेंसी यदि घटेगी तो हमारा पिच यानी कि तारत्व भी घटेगा, और यदि उसका आयाम बढ़ता है यानी कि आयाम जो कि आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड, तो यदि एम्पलीट्यूड बढ़ता है तब क्या होगा, तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी यानी कि ध्वनि का लाउडनेस बढ़ेगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर समझा कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच पर डिपेंड करता है। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड का यानी कि ये आवृत्ति जो है इसका आयाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आवृत्ति का संबंध पिच से यानी कि तारत्व से है और आयाम का संबंध प्रबलता से यानी कि लाउडनेस से है। ओके, सो यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है तो पिच भी घटेगा और आयाम बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आयाम घटता है देता तो लाउडनेस भी घटती यानी कि प्रबलता भी घटती, और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी घटती है दे रखा तो यहाँ पे अगर बढ़ता है दे रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है दे रखा, तो क्या होता, तो आपका पिच भी बढ़ता यानी कि तारत्व भी बढ़ता। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस विल डिक्रीज। गलत, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड का कोई संबंध नहीं। बात करें सेकंड ऑप्शन की, बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस विल इंक्रीज, ये भी गलत, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं, ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन चेक करें तो पिच इंक्रीज्ड बट लाउडनेस डिक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे कि तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। बट क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है कि आवृत्ति घटती है, तो अगर आवृत्ति घटेगी तो क्या होगा, तारत्व भी घटेगा। और अगर यहाँ पे क्या दे रखा, आयाम बढ़ता है, तो अगर आयाम बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे घटता है दे रखा, लाउडनेस घटती है, ये गलत है। और तारत्व बढ़ता है, बट वहाँ पे दे रखा कि फ्रीक्वेंसी घटती है तो तारत्व भी यहाँ पे देना चाहिए था कि घटती है। ओके, फोर्थ ऑप्शन चेक करें तो पिच डिक्रीजेस बट लाउडनेस इंक्रीजेस। एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि तारत्व तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। ओके, क्या दे रखा कि फ्रीक्वेंसी घटती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो पिच भी घटती है। और अगर यहाँ पे वहाँ पे दे रखा कि आयाम बढ़ता है, अगर किसी वस्तु में कंपन होता है तो अगर आयाम बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। अगर वहाँ पे दे देता कि आयाम घटता है तो लाउडनेस डिक्रीज हो जाता, और अगर वहाँ पे दे रखा होता कि फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती है तो पिच भी यहाँ पे इंक्रीज दे देता। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सीटेड साइंस 2015 में पूछा गया कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा कि ए ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए निम्न तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे दे रखा
कि एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर कंपित होता है, इसलिए निम्न तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ड्रम की जो लाउडनेस होती है वो भारी होती है, राइट। अगर हम सीटी की आवाज़ की बात करें तो सीटी की अपेक्षा जो ड्रम की आवाज़ होती है, तो ड्रम जैसे आपने सुना होगा डम डम, मतलब ड्रम की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है। इट मीन्स वहाँ पे फ्रिक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति है वो कम है, तो आवाज़ का बारीकपन जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता। सो अगर वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि पिच भी कम होगी, पिच भी लो होगी। सो आवृत्ति कम है तो पिच भी कम है, इसलिए जो आवाज़ का बारीकपन है वो हमें देखने को नहीं मिलता। सो ड्रम की जो आवाज़ होती है वो भारी होती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा कथन गलत है। सो ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो अ व्हिसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि सीटी में साउंड का बारीकपन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए हाई फ्रिक्वेंसी, वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हायर पिच होता है, यानी कि हाई पिच्ड होता है, यानी कि तारत्व तो उच्च होता है। सो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनमें श्रिलनेस होती है, वो आवाज़ जो होती है सीटी की, तो वो हम देखेंगे तो जो ड्रम होता है उसकी अपेक्षा पतली आवाज़, बारीक आवाज़ होती है। सो विसल हैज़ ए हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी है तो हाई पिच भी होगा। सो इसीलिए वहाँ पे सीटी की उच्च आवृत्ति है, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए यह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन हम चेक करें, सो जनरली द वॉइस ऑफ ए मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ ए वोमेन। ये बात बिल्कुल गलत है कि सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम बात करें महिला की आवाज़ की, तो महिला और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो आपकी पुरुष की अपेक्षा, पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा महिला की जो आवाज़ होती है, बच्चों की जो आवाज़ होती है वो तीक्ष्ण होती है। ओके। सो जो पुरुष की आवाज़ होती है ना उनमें बारीकपन नहीं होता, उनकी आवाज़ भारी होती है, डीप वॉइस होती है, यानी कि भारी आवाज़ होती है। और महिला की आवाज़ या फिर बच्चों की आवाज़ में श्रिलनेस होती है, तीक्ष्ण होती है। सो यहाँ पे दे रखा कि जनरली द वॉइस ऑफ ए मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ ए वुमेन। ये बात गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खैर हम चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन को भी कि अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोअर। बात बिल्कुल सही है कि चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि जो शेर होता है, शेर वो निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। ओके, शेर जो होता है, लायन जो होता है वो निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। बात बिल्कुल सही है कि जो चिड़िया होती है उसकी आवाज़ में श्रिलनेस होती है। क्यों? तो देखिए हाई पिच्ड साउंड होता है वहाँ पे, तो फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी, सो उसकी आवाज़ में श्रिलनेस होती है। और जो लायन का आवाज़ होता है ना वो भारी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पिच्ड होती है, जो तारत्व होता है वो निम्न तारत्व होता है, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था हमें। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, और सही नहीं है तो हमें यही बताना है कि कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा ड्रम और सीटी की आवाज़, सीटी की आवाज़ में श्रिलनेस होती है, ड्रम की आवाज़ भारी होती है, डीप वॉइस होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस होती है, और सीटी की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए पिच भी ज़्यादा होता है, तो उनकी आवाज़ में श्रिलनेस होती है। और ड्रम की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कम होती है, सो पिच भी कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ डीप होती है, यानी कि भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2019 के शिफ्ट में पूछा गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला हमारा दे रखा ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी कि ए है, द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। देखिए कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व तो उच्च होगा। ये बात देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया भी था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पिच पर डिपेंड करता है। सो जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर वो हाई है, मतलब कि कंपन की आवृत्ति यहाँ पे निम्न है, तो तारत्व तो उच्च होता है दे रखा। सो द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, मतलब कि
फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन की आवृत्ति अगर कम है तो पिच हाई होगा, ये बात गलत है। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन लोअर है तो पिच भी लोअर होगा। अगर यहाँ पे दे देता द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, सो ये सही हो जाता कि हायर इज द पिच, क्योंकि कंपन की आवृत्ति अगर उच्च है तो तारत्व उच्च होता है, और अगर कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी यहाँ पे निम्न होगा। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, लाउडनेस तो हमने पढ़ा अभी ऊपर, समझा कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर थोड़ी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पर तो पिच डिपेंड करता है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। फ्रीक्वेंसी तो पिच जो होता है वो डायरेक्ट रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो डायरेक्ट रिलेट करता है लाउडनेस से। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा सी है वो हम चेक करते हैं। देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये बात बिल्कुल सही है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। सो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो पिच होता है, देखिए, ध्वनि का तारत्व तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, ये बात गलत है। आयाम द्वारा निर्धारित नहीं होता, फ्रीक्वेंसी द्वारा यानी कि आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। पिच जो होता है ना, यहाँ पे अगर पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी देता तो सही हो जाता, या फिर पिच के जगह अगर लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड देता तो सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 22 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस, ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समानता और तीव्रता यानी कि प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। सो देखिए, यहाँ पे दे रखा इंटेंसिटी, सेकेंड दे रखा टिम्बर, थर्ड दे रखा श्रिलनेस, और डी दे रखा हमारा एम्पलीट्यूड। सो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा, यहाँ पे दे रखा कि ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समानता और तीव्रता यानी कि ध्वनि की प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि टिम्बर जो होता है आपका, वो टिम्बर इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो टिम्बर होता है वो नेचर ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करता है। अलग अलग वॉइस की क्वालिटी जो होती है वही टिम्बर होती है। तो दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो तो सही से सीधी सी बात हो जाएगी कि टिम्बर की बात हो रही है, यानी कि गुणता की बात हो रही है। इंटेंसिटी हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी जिसको हम डेसिबल में काउंट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह हो गया, जो कि डायरेक्टली जिसका संबंध मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। और श्रिलनेस यानी कि तीक्ष्णता की बात करें, सो जो तीक्ष्णता होता है तो इसकी हम बात करें तो ये तो पिच पे डिपेंड करता है कि जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ में श्रिलनेस होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ डीप होगी। और बात करें एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम की, तो इसका तो सीधा संबंध लाउडनेस से है, यानी कि इंटेंसिटी से भी एम्पलीट्यूड का संबंध है और लाउडनेस से भी एम्पलीट्यूड का संबंध है, राइट। सो यहाँ पे टिम्बर हो जाएगा कि देखिए, दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। सो टिम्बर अलग अलग ध्वनि की अलग अलग वॉइस की क्वालिटी को बताता है, वही आपका टिम्बर यानी कि ध्वनि की गूढ़ता कहलाता है। ओके, बात यहाँ क्वालिटी की ही हो रही है। देखिए, जिसके कारण समानता और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो तो आपका हो जाएगा टिम्बर। चलिए नेक्स्ट आपके सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपके एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। एसर्शन दे रखा, अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस।
परश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। बात बिल्कुल सही है। देखिए जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी पढ़ा था कि उनके फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इंफ्रासोनिक वेव, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम ले तो जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, ओशियन वेव्स हो गया, तो ये जैसे कि ये एलिफेंट्स वगैरह, वेल्स वगैरह के द्वारा जाना जा सकता है, मतलब फील किया जा सकता है। तो हम कहते हैं ना कि पशु पक्षी को अर्थक्वेक के बारे में पहले पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को फील कर लेते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। सेकेंड कैटेगरी होता है ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, जिसको ह्यूमन सुन सकते हैं। ओके, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसको हम कहते हैं ऑडिबल वेव्स, यानी कि श्रव्य, जो मतलब कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सुन सकते हैं। ये ह्यूमंस के लिए सेंसिटिव होता है, ह्यूमन ईयर के लिए। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। ओके, जिसको देखिए थर्ड कैटेगरी जो होता है आपका वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हुआ तो कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। तो ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव्स। ओके, बट जो सर्टेन क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गया, कैट, बैट, मॉस्किटो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं इस वेव्स को, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को। और जो बैट होती है यानी कि जो चमगादड़ होती है वो सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं कर सकते बट अल्ट्रासोनिक को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये जो समुद्र की गहराई होती है उसको मापने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। क्लोथ्स वगैरह क्लीन करना हो, एरोप्लेन्स, मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉक्स जो हो गए, तो उनमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो देखिए एसर्शन हमारा दे रखा अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी की बात हो रही है, अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात हो रही है। तो अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस। बात बिल्कुल सही है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है तो इसको ह्यूमन नहीं सुन सकते, क्योंकि कान के पर्दे जो होते हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। रीजन क्या दे रखा? द ह्यूमन ईयर हैज़ ए रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बात बिल्कुल सही है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही रेंज को, फ्रीक्वेंसी रेंज को ह्यूमन सुन सकते। तो मानव की कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बात बिल्कुल सही है। तो रीजन जो है वो एसर्शन के लिए भी सही है, मतलब सही व्याख्या भी कर रहा है और अपने आप में भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सीटेड साइंस दिसंबर 2021 में बना क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या दे रखा? द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देम ऑन अ कोल्ड विंटर डे। बात बिल्कुल सही है कि सर्दी के एक ठंडा दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल या धारा जो होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ताप ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी, राइट। सो हमें पता है कि जो ध्वनि है यानी कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, जिस भी जगह कंपन होता है वहाँ प्रोड्यूस होता है। सो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए तो हॉट समर डे जो है वो कोल्ड विंटर डे की अपेक्षा जब हॉट समर डे जो है उनमें ध्वनि की चाल या धारा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर जितना हाई होगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो भी आपका हाई हो जाएगा। जितना अधिक टेम्परेचर हाई होगा उतना ही हाई आपका एम्पलीट्यूड होगा। सो स्पीड ऑफ साउंड किस पे निर्भर करती है? तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर में जो कण है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं
उनका वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल या धारा अधिक होती है। सो विंटर में क्या होता है कि विंटर में आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो तो कम होता है, बट वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व तो बढ़ जाता है। इस वहाँ पे एम्पलीट्यूड लो होता है, टेम्परेचर लो होता है कोल्ड विंटर डे में, तो वहाँ पे घनत्व तो बढ़ जाता है। और हॉट समर डे में डेंसिटी यानी कि घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ताप यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड हाई होगा। सो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगी तो वही मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो हम सभी को पता है कि समर के मंथ में क्या होता है कि जो सन होता है वो ज़्यादा वाटर एवापोरेट करता है सरफेस से। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होते हैं वो फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो एसर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन चेक करते हैं कि सही है या नहीं, और अगर रीजन सही है तो वो एसर्शन का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो रीजन क्या दे रखा, हमारा कारण क्या दे रखा कि द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। रीजन भी बिल्कुल सही है, बट ये रीजन इस एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे रीजन होना चाहिए था कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हमारे ग्रीष्म ऋतु हैं यानी कि हॉट समर डे हैं उनमें क्या होता है कि ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा। बट रीज़न यहाँ पे दे रखा कि द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। रीज़न ये अपने आप में सही है, बट ये रीज़न इस अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। ये डेंसिटी जो होती है ना वो हॉट एयर में यानी कि हॉट समर डे में कम हो जाती है, जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जब एयर ट्रेवल करता है फास्ट तो जो उनमें पार्टिकल्स यानी कि जो उनमें कण मौजूद होते हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से फास्ट कंपन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हल्के होते हैं और एयर फास्ट ट्रेवल करता है, इसलिए जो पार्टिकल्स यानी कि जो कण एयर में मौजूद होते हैं उनका वाइब्रेशन भी तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि वे बहुत हल्के हो जाते हैं, पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, एयर फास्ट ट्रेवल करने लगता है, तो उनका कंपन यानी कि उनका वाइब्रेशन भी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए जो डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है वो कम हो जाता है। और कोल्ड विंटर डे में यानी कि कोल्ड एयर में जो आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व है वो ज़्यादा हो जाता है। सो ये रीज़न तो बिल्कुल सही है, बट ये रीज़न एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि रीज़न होना चाहिए था टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन यानी कि कंपन ज़्यादा होती है, इसलिए सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल या धारा अधिक होती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सीटेड साइंस 21 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला। एसर्शन क्या दे रखा, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड देन वेसल फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक्ड विथ ए हैमर। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने कोई एक कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड भरा हो, मतलब मान लीजिए वाटर भरा हो, और एक और कंटेनर लिया जो खाली हो, तो आप अगर इस भरे हुए लिक्विड भरे हुए कंटेनर पे हथौड़े से मारते हैं या किसी भी चीज़ से मारते हैं तो ये खाली बर्तन की अपेक्षा कम आवाज़ करेगा। बट अगर आप इस खाली कंटेनर पे हथौड़े से या फिर किसी भी चीज़ से मारते हैं तो ये ज़्यादा आवाज़ करेगा। मतलब साफ है कि खाली बर्तन में साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, राइट। सो हथौड़े से आवाज़ किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। यहाँ बात हो रही है लाउडनेस की यानी कि प्रबलता की। तो यहाँ पे अगर लाउडनेस ज़्यादा है मतलब देखिए प्रबल ध्वनि या मतलब साफ है कि लाउडनेस ज़्यादा है, तो अगर लाउडनेस ज़्यादा है मतलब एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, राइट। लाउडनेस ज़्यादा है मीन्स जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। ओके, लाउडनेस बढ़ जाता है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है, और अगर लाउडनेस कम होता है तो एम्पलीट्यूड कम होता है। हमने अभी अभी डिस्कस किया।
चलिए रीजन चेक करते हैं कि रीजन सही है या नहीं और ये रीजन इस असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। रीजन दे रखा, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉन्टेन्ड इन द वेसल। बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखिए जो बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। बात बिल्कुल सही है कि हवा का घनत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, सो डेंसिटी कम हो जाता है और आयाम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाउडनेस बढ़ जाता है। और बर्तन में भरे द्रव की बात करें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम घट जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ पे आयाम कम हो जाते हैं तो लाउडनेस भी कम हो जाता है, लाउडनेस भी घट जाता है, यानी कि प्रबलता भी घट जाती है ध्वनि की। और हवा का घनत्व की बात करें कि हवा का घनत्व कम हो जाता है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है तो आयाम जो होता है यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, सो लाउडनेस भी बढ़ जाती है। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहा कि जो एम्प्टी वेसल है वो प्रोड्यूस करता है लाउड साउंड देन वेसल फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक्ड विथ ए हैमर। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एयर होता है वो लेस होता है देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉन्टेन्ड इन द वेसल। मतलब कि एम्पलीट्यूड घट जाता है तो पार्टिकल ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता। और अगर एयर की बात करें, डेंसिटी ऑफ एयर, तो यहाँ पे पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाता है यानी कि घनत्व कम हो जाता है, और आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो लाउडनेस भी बढ़ जाता है। सो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सीटेड साइंस 23 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये भी आपके अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दे रखा, अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड वाइल अ पियानो प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड। बात बिल्कुल सही है कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि तारत्व का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब क्या होता है, आवाज का पतला या मोटा होना। पिच जो होता है यानी कि जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो आवाज़ में श्रिलनेस होगी यानी कि आवाज़ में बारीकपन होगी। तो पियानो जो है यहाँ पे देखिए हाई पिच्ड साउंड यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी, दैट्स वाई जो पियानो है उसकी आवाज़ में बारीकपन होती है ड्रम की आवाज़ की अपेक्षा। ड्रम की आवाज़ आपने सुना होगा कि डीप होती है, भारी आवाज़ होती है, मतलब साफ है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस होती है। देखिए यहाँ पे अगर पिच के जगह फ्रीक्वेंसी दे दे तो भी सही हो जाएगा। ओके, देखिए पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी अगर लेस है तो आवाज़ डीप होगी, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आवाज़ में बारीकपन होगी यानी कि श्रिलनेस होगी। तो जो पियानो होता है उसकी जो ध्वनि होती है वो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि उसकी आवाज़ में बारीकपन होती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और जो ड्रम होता है तो उसकी आवाज़ में डीप होती है, भारी होती है, मतलब वहाँ पे लो पिच्ड साउंड यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस होती है, वो कम होती है, जिसकी वजह से उसके आवाज़ में भारीपन होता है, बारीकपन नहीं होता। इसका रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या दे रखा, और रीज़न जो है वो इस असर्शन का सही कारण है कि नहीं, सही व्याख्या कर रहा या नहीं। तो रीज़न दे रखा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है। बात बिल्कुल सही है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है लाउडनेस पे। सो एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कम होगा तो आवाज़ भी कम होगा। सो ये बात भी तो सही है, कारण तो सही है, लेकिन ये कारण इस अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि जो यहाँ पे पिच की बात हो रही है, पिच जो होता है उसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है, ना कि एम्पलीट्यूड से है। एम्पलीट्यूड का संबंध लाउडनेस से है और पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है। सो इस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये रीजन इस असर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। इसलिए देखिए यहाँ पे
दोनों सही है, बट ये जो रीज़न है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा, और इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ए और आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटेड साइंस 30 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये भी एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन दे रखा, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ ए तबला प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ हायर पिच। बात बिल्कुल सही है, वो तबले को इसलिए टाइट कर रहा है। देखिए, तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज़ आती है, तो तबले को उसके मेम्ब्रेन को इसीलिए टाइट किया जा रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी, जब अगर हम उसको टाइट करेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगा। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज के वजह से पिच भी बदला, इसलिए वहाँ पे हाई साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। रीज़न चेक करते हैं। रीज़न दे रखा, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ तबला, यानी कि झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। रीज़न भी बिल्कुल सही है कि झिल्ली को कसने के से तबले की जो कंपन गति है उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो पिच भी बदल जाएगी, तो जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो पिच भी बदलेगी, तो हाई साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी कि उसके मेम्ब्रेन को टाइट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगा, तो जब पिच भी हाई होगा तो जो आवाज़ है, जो कंपन गति है, उसकी आवृत्ति भी बदलेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो पिच बदलेगा, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो झिल्ली को कसने से तबले की जो कंपन गति है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। रीजन भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है सर्जन का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अमित हिट्स ए पियानो बाय सॉफ्टली फर्स्ट एंड देन हार्डर, व्हाट चेंजेस इन द साउंड प्रॉपर्टीज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द सेकेंड केस। अमित एक पियानो के छड़े यानी की को पहले हल्के से फिर जोर से दबाता है, तो दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि अमित ने पहले हल्के से बजाया फिर जोर से बजाया, तो जब जोर से उसने दबाया तो जो आवाज़ है तो आवाज़ तेज होगा, जोर से दबाने पर आवाज़ तेज होगा, यानी कि लाउडनेस की बात हो रही है। तो लाउडनेस की बात हो रही है, तो लाउडनेस अगर ज़्यादा होगा, लाउडनेस अगर तेज होगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा, इट विल बी लाउडर बट द पिच विल बी लोअर। यहाँ ये गलत है क्योंकि पिच का संबंध लाउडनेस से नहीं है और लाउडनेस का संबंध पिच से नहीं है। पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है और लाउडनेस का संबंध एम्पलीट्यूड से है। तो बात करें सेकेंड ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें सो इट विल बी लाउडर बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट। यह प्रबलतर होगी किंतु सुर यानी कि तारत्व में कोई अंतर नहीं होगा। ये सही है। देखिए क्वेश्चन में ही आपके लाउडनेस की बात हो रही थी, यानी कि अमित ने पहले पियानो को हल्के से दबाया फिर जोर से दबाया, तो जो आवाज़ हुई, जो लाउडनेस हुआ वो तेज हुआ, यानी कि ध्वनि की जो प्रबलता हुई वो तेज हुई। तो लाउडनेस की बात हो रही है, मतलब लाउडनेस यानी कि ध्वनि की प्रबलता जब तेज हुई तो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बढ़ गया, बट पिच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि पिच का संबंध लाउडनेस से नहीं है, एम्पलीट्यूड से नहीं है, पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है। तो पिच में कोई अंतर नहीं होगा, बट वह प्रबलतर होगी यानी कि लाउडर होगी, किंतु सुर यानी कि तारत्व में कोई अंतर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, इट विल बी लाउडर एंड पिच विल ऑल्सो बी हायर। ये भी गलत है, पिच का लाउडर से कोई संबंध नहीं, पिच का लाउडनेस से संबंध नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट विल बी ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 29 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना। क्वेश्चन है, द रोअर ऑफ लायन इज लाउड एंड साउंड ऑफ बर्ड इज फीबल, द अप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड दिस इज। शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज़ क्षीण होती है, इसका उचित कारण यह है।
देखिए इसका उचित कारण क्या है ये देखते हैं। हमें पता है कि जो लायन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिसकी वजह से पिच भी लो होगी, यानी कि लायन के वॉइस की आवृत्ति लो होती है, यानी कि कम होती है, जिसकी वजह से जो तारत्व होता है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज हायर एज कंपेयर टू बर्ड साउंड। शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति से तुलना में उच्च होती है। ये बात गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो साउंड होती है, तो जो शेर का साउंड होता है वो डीप होता है, यानी कि भारी होता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस होगी। यहाँ पे दे रखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज हायर, नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो बर्ड का हाई होगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उनमें श्रिलनेस होती है, बारीकपन होती है, और जो लायन का आवाज़ होता है वो भारी होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसकी वजह से जो साउंड होता है, तो बर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तभी उसकी आवाज़ पतली होती है, यानी कि छीड़ होती है, बारीक होती है, और लायन की आवाज़ भारी होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस होती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन एंड बर्ड साउंड इज सेम। ये भी गलत है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है कि शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के समान होती है। ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन जो होता है वो लेस होता है, और जो बर्ड की फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बर्ड की आवाज़ में श्रिलनेस होता है और लायन की आवाज़ में डीपनेस होता है, यानी कि भारी आवाज़ होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज लार्जर एज कंपेयर टू बर्ड साउंड, यानी कि शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है। ये बात सही है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, तो आयाम जो होता है जो कि लाउडनेस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जो होता है लायन का, यानी शेर की दहाड़ का जो आयाम होता है वो पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए जो शेर की आवाज़ होती है ना वो भारी होती है, और जो उसकी आवाज़ में प्रबलता होता है, लाउडनेस होता है, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका आयाम ज़्यादा होता है। लाउडनेस और आयाम का संबंध है, और फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में संबंध है। तो यहाँ पे लायन की फ्रीक्वेंसी लो होगी, जिसकी वजह से पिच लो होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है, आयाम जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, और बर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इसलिए उसकी आवाज़ पतली और छिड़ होती है। ओके, तो जो बर्ड की अगर हम बर्ड से लायन की एम्पलीट्यूड की बात करें, तो पक्षियों की ध्वनि की आयाम की तुलना में शेर की जो दहाड़ का आयाम होता है वो बड़ा होता है। इसलिए जो शेर की आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसमें लाउडनेस होता है, प्रबलता होता है, ज़्यादा लाउडनेस होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज लो एज कंपेयर टू साउंड ऑफ बर्ड। ये नहीं होगा, क्योंकि जो लायन का आवाज़ होता है वो भारी होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो लेस होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसके साउंड में लाउडनेस ज़्यादा होता है, और जो पक्षी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी आवाज़ में बारीकपन होता है, पतली होती है, तीक्ष्ण होती है उसकी आवाज़, श्रिलनेस होती है उसकी आवाज़ में, बट उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में पतलीपन तो होती है, क्योंकि पिच की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से, बट उसका आयाम कम होता है, इसकी वजह से उसकी आवाज़ जो होती है वो शेर की अपेक्षा स्लो होती है। शेर की आवाज़ में लाउडनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि शेर की आवाज़ में जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सीटेड साइंस 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपके एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो एसर्शन क्या दे रखा, वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन वी हिट इट सॉफ्टली। बात बिल्कुल सही है कि एक मेज पर रखकर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब
तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। अगर आप एक टेबल पर हल्के हाथों से मारते हैं, उसकी अपेक्षा अगर आप एक टेबल पर जोर से मारते हैं तो हमें अधिक प्रबल आवाज़ किसमें सुनाई देगी? जिसमें आप जोर से मारते हैं टेबल पर, उसकी जो आवाज़ होगी वो अधिक प्रबल होगी उस आवाज़ की अपेक्षा जिसमें आपने हल्के हाथों से टेबल पर मारा हो। तो असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। इसके रीज़न को देखते हैं कि कौन सा रीज़न इसका सही व्याख्या कर रहा है। इसमें 2 कारण दे रखा, मतलब साफ है कि कोई ना कोई एक कारण यहाँ पे सही होगा। तो रीज़न 1 दे रखा, लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एज इट एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी, यानी कि प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। R1 दे रखा आपका, देखिए यहाँ पे लाउडनेस की बात हो रही है तो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो जो R1 है वो सही है क्योंकि लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, यानी कि जो प्रबल ध्वनि होती है वो अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वो अधिक ऊर्जा से संबंधित होती है। मतलब आपने टेबल पर जोर से मारा तो आपका अधिक ऊर्जा लगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ध्वनि होगी वो अधिक प्रबल यानी कि अधिक दूरी तक सुनाई देगी। और अगर आप टेबल पर धीरे से मारते हैं तो आपकी ऊर्जा कम लगेगी और ध्वनि भी है वो भी धीरे ही सुनाई देगी। तो प्रबल ध्वनि सुनाई देगी और अधिक दूरी तक सुनाई देगी क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। बात बिल्कुल सही है। अब कारण, यही आपका कारण सही है, बट कारण 2 देखते हैं। जो रीज़न 2 दिया है कि लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रिक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड, यानी कि लाउड साउंड के पास ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, ये बात गलत है क्योंकि लाउडनेस का फ्रिक्वेंसी से संबंध नहीं है। अगर यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड देता तो हम कह सकते कि लाउड साउंड हैज़ मोर एम्पलीट्यूड देन सॉफ्ट साउंड, बट यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी दे रखा, मतलब फ्रिक्वेंसी का संबंध तो पिच से है, लाउडनेस का संबंध एम्पलीट्यूड से है यानी कि आयाम से है। तो यहाँ पे ये आपका रीज़न 2 गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लाउडनेस की जिसका संबंध एम्पलीट्यूड से है ना कि फ्रीक्वेंसी से। सो हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि ओनली R1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी कि R1 सही है और वो सही व्याख्या कर रहा है हमारे असर्शन का यानी कि अभिकथन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है A, B, C एंड D रिप्रेजेंट 4 मीडिया एज फॉलोज। ए दे रखा आपका एयर, बी दे रखा वाटर, यहाँ पे आयरन होगा, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, मेल से मिसप्रिंट हो गया है, ये पेपर में आप लोगों के आयरन दे रखा, यहाँ पे एयर होगा, यहाँ पे वाटर होगा और सी आपका आयरन दे रखा, डी दे रखा वैक्यूम। तो पूछा है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द अबव मीडिया द स्प्रेड इज लीस्ट एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली, ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। अब हम यहाँ समझेंगे, देखिए जो आपकी ध्वनि होती है यानी कि स्पीड जो होती है, ध्वनि की स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है यानी कि सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, हमने ऊपर भी इस चीज़ को समझा, उसके बाद गैस में होती है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे तेज सॉलिड में होती है। फॉर एग्जांपल लोहा ले लीजिए, तो जो ये यहाँ पे आयरन होगा तो आयरन जो है तो ये इसमें सबसे तेज होगा स्पीड ऑफ साउंड, उसके बाद किस में होगा तो लिक्विड में, तो उसके बाद वाटर में होगा, उसके बाद गैस में होगा यानी कि एयर में होगा। और वैक्यूम की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि वैक्यूम में साउंड जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। तो वैक्यूम तो यहाँ पे हम पहले ही काट देंगे। चलिए आगे देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है ए एंड डी। यहाँ पे पूछा है कि ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होती है, यानी कि कम और ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा आपके आयरन में होगा, यानी कि आयरन जो है, लोहा जो है वो आपका सॉलिड है, तो लोहे का छड़ हो गया, मतलब कि आयरन की बात हो रही है। तो जो सी है आयरन, तो इसमें देखिए न्यूनतम और अधिकतम पूछा है, तो सी में तो अधिकतम होगा यानी कि आयरन में अधिकतम होगा। तो न्यूनतम किस में होगा तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में। तो लिक्विड कौन सा होगा तो लिक्विड होगा हमारा वाटर, उसके बाद वाटर में होता, उसके बाद एयर में होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में यानी कि अधिकतम जो होगा वो आयरन में होगा, और जो न्यूनतम होगा यानी कि जो सबसे कम होगा वो एयर में होगा, यानी कि गैस इसमें सबसे कम होता है तो एयर में जो होगा वो न्यूनतम होगा और अधिकतम जो होगा वो आयरन में होगा। सो ऑप्शन में ए एंड डी दे रखा, तो ए हमारा है एयर और डी है हमारा
वैक्यूम। तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन हमने पहले ही हटा दिया। पहला और जो फोर्थ ऑप्शन है इसको हमने पहले ही काट दिया, क्योंकि ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, तो ये तो हमने पहले हटा दिया। अब सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में से ही हो सकता है, तो क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दिया है। तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका होगा, देखिए एयर में सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका आयरन में होगा, उसके बाद वाटर में होगा, उसके बाद एयर में होगा, तो न्यूनतम होगा एयर में। तो इसी से आप अपने आंसर में पहुंच जाओगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, तो ए जो है एयर, ए दे रखा आपका एयर, और बी दे रखा आपका वाटर, और सी दे रखा आपका आयरन, और डी दे रखा वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो ध्वनि ट्रेवल करती नहीं है, तो ध्वनि को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे न्यूनतम पूछा, तो सबसे कम किस में होगा, तो सबसे जो तेज ध्वनि की चाल होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका गैस यानी कि एयर, और अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा जो सबसे तेज जो ध्वनि की चाल होती है वो सॉलिड में होती है, तो आयरन यानी कि लोहे के छड़। तो सी जो हो जाएगा अधिकतम, वो हो जाएगा आयरन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे नॉट पूछा है, सो लकड़ी के स्केल से यानी वुडन स्केल्स में यहाँ पे ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। मेटेलिक वायर यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। कपड़े के धागे से यानी क्लोथ स्ट्रिंग से यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। आप ट्राई कर सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है निर्वात से यानी कि वैक्यूम से, यहाँ वैक्यूम में जो ध्वनि तरंगे है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। सो ये आपका यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा कि निर्वात से। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा वुडन स्केल यानी लकड़ी के स्केल से यहाँ ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। धातु की तार से बात करें मेटेलिक वायर यानी कि, तो यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। कपड़े के धागे से भी आप ट्राई कर सकते, क्लोथ स्ट्रिंग से, मीन्स कि यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। पहला ऑप्शन दे रखा लकड़ी के स्केल से यानी कि वुडन स्केल, यहाँ ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। धातु की तार से यानी कि मेटेलिक वायर, यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। थर्ड ऑप्शन है कपड़े के धागे से, यहाँ भी ट्राई कर सकते, जो क्लोथ स्ट्रिंग होता है इनसे भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। जो फोर्थ ऑप्शन है यानी निर्वात से यानी कि वैक्यूम से, यहाँ ध्वनि तरंगे जो है वो गति नहीं कर पाएंगी, यानी कि वैक्यूम में ध्वनि तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मून का एग्जाम्पल लें हम, तो मून पर एक व्यक्ति दूसरे से बोलेगा तो उसे उसकी वॉइस, उसकी ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मून पर एक वैक्यूम है, पार्टिकल नहीं है, माध्यम नहीं है, और ध्वनि को संचलित होने के लिए, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। सो इसलिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात से यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 5 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फेबल साउंड टू लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द। कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए प्रबल ध्वनि यानी कि लाउडनेस की बात हो रही है, वो लाउडनेस को बढ़ाना चाहता है। तो हमने पढ़ा था कि लाउडनेस को बढ़ाने के लिए अगर एम्पलीट्यूड को हम दोगुना कर दे तो लाउडनेस जो है वो 4 गुना अधिक हो जाता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जो होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड, और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम दोगुना कर दे तो प्रबलता हमारा 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा, यानी आयाम को अगर दोगुना कर दे तो जो प्रबलता है यानी कि जो लाउडनेस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा फर्स्ट ऑप्शन जो है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि का आयाम, यही ऑप्शन
ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो है उसको दुगुना कर दे तो जो प्रबलता बढ़ाना चाहता है, यानी कि कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए उसे ध्वनि का आयाम बढ़ाना होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। तो जो प्रबलता है वो अपने आप 4 गुना बढ़ जाएगा। बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का संबंध पिच से है, लाउडनेस से नहीं। स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। देखिए यहाँ पे जो आप फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस से कोई संबंध नहीं है, फ्रीक्वेंसी का पिच से संबंध है और लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से संबंध है। तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि रिमेन सेम यानी समान रहती है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज दे रखा, आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। तो हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी से प्रबलता का कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का पिच से लेना देना है और प्रबलता का एम्पलीट्यूड से लेना देना है। तो ना तो ये इंक्रीज होगा ना तो ये डिक्रीज होगा, रिमेन सेम यानी कि समान रहती है। तब ध्वनि की आवृत्ति कैसी रहती है, तो समान रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि की प्रबलता अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि अगर आप लाउडनेस बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ध्वनि की आवृत्ति नहीं, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहती है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिमेन सेम। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। पहला ऑप्शन दे रखा लकड़ी के स्केल से यानी कि वुडन स्केल, यहाँ ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। धातु की तार से यानी कि मेटेलिक वायर, यहाँ भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। थर्ड ऑप्शन है कपड़े के धागे से, यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो क्लोथ स्ट्रिंग होता है इनसे भी ध्वनि तरंगे गति कर पाएंगी। जो फोर्थ ऑप्शन है यानी निर्वात से यानी कि वैक्यूम से, यहाँ ध्वनि तरंगे जो है वो गति नहीं कर पाएंगी, यानी कि वैक्यूम में ध्वनि तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मून का एग्जाम्पल लें हम, तो मून पर एक व्यक्ति दूसरे से बोलेगा तो उसे उसकी वॉइस, उसकी ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मून पर एक वैक्यूम है, पार्टिकल नहीं है, माध्यम नहीं है, और ध्वनि को संचलित होने के लिए, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। सो इसलिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात से यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 5 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फेबल साउंड टू लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द। कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए प्रबल ध्वनि यानी कि लाउडनेस की बात हो रही है, वो लाउडनेस को बढ़ाना चाहता है। तो हमने पढ़ा था कि लाउडनेस को बढ़ाने के लिए अगर एम्पलीट्यूड को हम दोगुना कर दें तो लाउडनेस जो है वो 4 गुना अधिक हो जाता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जो होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लाउडनेस का के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड, और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम दोगुना कर दें तो प्रबलता हमारा 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा, यानी आयाम को अगर दोगुना कर दें तो जो प्रबलता है यानी कि जो लाउडनेस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे दे रखा फर्स्ट ऑप्शन जो है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि का आयाम, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो है उसको दोगुना कर दे तो जो प्रबलता बढ़ाना चाहता है, यानी कि कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए उसे ध्वनि का आयाम बढ़ाना होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। तो जो प्रबलता है वो अपने आप 4 गुना बढ़ जाएगा। बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का संबंध पिच से है, लाउडनेस से नहीं। स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। देखिए यहाँ पे जो आप फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस से कोई संबंध नहीं है, फ्रीक्वेंसी का पिच से संबंध है और लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से संबंध है। तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि रिमेन सेम यानी समान रहती है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज दे रखा, आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। तो हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी से प्रबलता का कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का पिच से लेना देना है और प्रबलता का एम्पलीट्यूड से लेना देना है। तो ना तो ये इंक्रीज होगा ना तो ये डिक्रीज होगा, रिमेन सेम यानी कि समान रहती है। तब ध्वनि की आवृत्ति कैसी रहती है? तो समान रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि की प्रबलता अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि अगर आप लाउडनेस बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ध्वनि की आवृत्ति नहीं, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहती है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिमेन सेम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 8 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। यानी कि ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो हमने अभी पढ़ा कि लाउडनेस जो होता है वो जो देखिए यहाँ पे उच्चता की बात हुई, यानी कि ध्वनि की प्रबलता का उसके एम्पलीट्यूड से क्या संबंध है, यानी कि ध्वनि की लाउडनेस से, साउंड की लाउडनेस से उसके एम्पलीट्यूड का यानी कि आयाम का क्या संबंध है। तो हमने पढ़ा कि जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि उच्चता जो होता है वो आयाम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड। ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नॉट पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा, साउंड फ्रॉम अ वायोलिन एंड अ फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड। किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है। बात बिल्कुल सही है कि अगर वो एक ही टाइम पर बजाई जा रही है, मीडियम जो है वो एक ही टाइम पर अगर बजाई जा रही है तो स्पीड सेम हो सकता है, जो ध्वनि का चाल हो सकता है वो समान हो सकता है। तो साउंड फ्रॉम ए वायोलिन एंड अ फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड, ये बात सही है। सेकेंड दे रखा, 2 साउंड वेव्स यानी कि समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी। ये बात गलत है कि 2 साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस। ऑलवेज हमेशा, हमेशा यानी कि सदैव एक समान उच्चता हो, ये जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक समान उच्चता हो यानी हमेशा इक्वल लाउडनेस हो, ये जरूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा और आपका पूछा ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। थर्ड ऑप्शन में दे रखा, स्पीड of sound in hot air is more than that of a room temperature। बात बिल्कुल सही है कि गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। सो गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन दैट और रूम टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। बिल्कुल, ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर घनत्व कम होगा, देखिए एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो लाउडनेस बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि घनत्व कम हो जाता है, राइट। डेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस बढ़ जाती है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। सो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है, जो गति होती है, वो अफेक्ट होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपका नॉट पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमेशा दे रखा, सदैव दे रखा, ये जरूरी नहीं कि सदैव एक समान उच्चता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस
11 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन गैसेस। ध्वनि तरंगे गैस में द्रुतगामी होती हैं, गलत है, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं आपके सॉलिड में, ना कि गैस में। सबसे फास्ट सॉलिड में ट्रेवल करती हैं, उसके बाद लिक्विड में ट्रेवल करती हैं, और सबसे कम ट्रेवल करती हैं तो गैस में ट्रेवल करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज। मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज हो। ये बात बिल्कुल सही है कि मानव सुन सकते, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो ऑडिबल वेव्स हैं, ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की थी, राइट, 20,000 हर्ट्ज तक की थी। तो आपका यहाँ पे 15,000 हर्ट्ज दिया है, मतलब इसके बीच में आएगा। तो मानव जो है वह ध्वनि सुन सकते जिनकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज हो। ओके, थर्ड बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ध्वनि तरंगे परावर्तित नहीं हो सकती, ये बात गलत है। ध्वनि तरंगे परावर्तित हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं ध्वनि तरंगे, तो ये बात भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। नहीं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। देखिए यहाँ पे अगर लाउडनेस की जगह पिच देता तो समझ में आता, बट यहाँ पे दे रखा लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। नहीं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई संबंध नहीं। ध्वनि घनत्व से प्रभावित होती है क्योंकि डेंसिटी एंड टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन गैसेस। ये बात गलत है, हमने डिस्कस किया कि साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद आता है गैसेस, यानी कि सबसे तेज ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो होता है वो गैसेस में। सो यहाँ पे दे रखा साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन गैसेस। नो, साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड नॉट इन गैसेस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज। ये बात बिल्कुल सही है कि मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ऑडिबल साउंड जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का होता है। सो ये 15,000 हर्ट्ज दे रखा, मतलब इसी के बीच तो आएगा। 20,000 हर्ट्ज तक के वॉइस को, 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को मानव जो है वो सुन सकता है। सो 15,000 हर्ट्ज दे रखा, मतलब इसी के बीच आएगा। तो देखिए मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर भी। जो थर्ड ऑप्शन दे रखा साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये बात भी गलत है। साउंड वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड दे रखा, बट ये गलत है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका होना चाहिए कि साउंड वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि साउंड वेव्स जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पे कैन नॉट दे रखा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन दे रखा द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ये भी गलत है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी का संबंध लाउडनेस से नहीं है, पिच से है, और लाउडनेस का संबंध फ्रीक्वेंसी से नहीं है, एम्पलीट्यूड से है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये यहाँ पे राइट हो जाएगा कि मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 21 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला दे रखा साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यही आपका गलत है।
ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? जी नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। बात बिल्कुल सही है कि कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस और ऑसिलेशन, सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं। ऑल वाइब्रेटरी मोशंस और ऑसिलेशंस, कंपन जो होती है, वाइब्रेशन जो होता है वो आगे पीछे होती रहती है, राइट। सो ऑल वाइब्रेटरी मोशंस और ऑसिलेशन, कंपन आगे पीछे होती रहती है। ये जो होता है ऑल वाइब्रेटरी मोशंस और यानी कि सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, साउंड इन फ्लूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ये बात भी सही है कि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। जो आपके बांसुरी में ध्वनि होती है वो वायु स्तंभ के वाइब्रेशन द्वारा यानी कि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये गलत है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ओके, यहाँ पे गलत कथन को पहचानना है तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 9 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये भी आपके एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि द साउंड ऑफ ए विशल इज थ्रिलर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग ए ड्रम। किसी सीटी की ध्वनि किसी ढोलक की ताल से अधिक तीक्ष्ण होती है। बात बिल्कुल सही है कि जो सीटी की ध्वनि होती है उनमें बारीकपन होता है, वो तीक्ष्ण होती है सीटी की ध्वनि। तो एसर्शन तो बिल्कुल सही है। ड्रम की जो ध्वनि होती है वो डीप होती है, भारी आवाज होती है, और सीटी की जो ध्वनि होती है वो डीप नहीं होती, वो स्ट्रेलर होती है। उसकी जो ध्वनि होती है उसमें बारीकपन होता है, तीक्ष्ण होता है। जो फ्रीक्वेंसी होगी विशल की वो हायर होती है और ड्रम से, तो इसीलिए उनमें विशल जो होती है तो विशल की आवाज़ में आपके श्रिलनेस देखने को मिलेगा, बारीकपन, तीक्ष्णता देखने को मिलेगा। और ड्रम की आवाज़ इसलिए डीप होती, इसलिए भारी होती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे कम होती है, लो होती है। रीज़न क्या दे रखा, the amplitude of sound vibration produced by whistle is higher than the amplitude of vibration produced by drum। रीजन सही व्याख्या नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे दे रखा कि एम्पलीट्यूड, पहली बात तो यहाँ पे दे रखा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और ऊपर दे रखा था पिच या फिर फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड का संबंध लाउडनेस से होता है, पिच या फिर फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। तो और रीजन भी अपने आप में गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रखा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय विशल इज हायर, नहीं, यहाँ पे लेसर होगा। अगर लेसर होता तो दोनों सही हो जाता, बट फिर भी रीजन जो है वो एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा होता क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड के बारे में और लाउडनेस के बारे में दे रखा और एसर्शन में आपके पिच और फ्रीक्वेंसी के बारे में दे रखा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय विशल इज हायर नहीं, लेसर होगा देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम। देखिए सीटी द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि कंपनों का आयाम होता है वो ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनों के निम्न होता है, तभी तो ढोलक का जो आवाज होता है उसमें भारीपन होता है, वो तेज सुनाई देता है, वो लाउड सुनाई देता है। बट जो सीटी की आवाज होती है वो पतली सुनाई देती है। तो वहाँ पे तो वो तो पिच की बात हो गई, लेकिन जो आयाम होते हैं, जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो उनमें निम्न होते हैं, इसलिए ढोलक की आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई देती है सीटी की अपेक्षा। तो यहाँ पे आपका रीजन भी गलत है और रीजन सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है सेशन का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगर एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी होता तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। देखिए अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी होता तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी होता कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय विशल इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम, तब ये सही हो जाता और सही व्याख्या भी कर रहा होता। बट जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन होता है विशल का वो लोअर होता है, लेसर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम से। तो ये अपने आप में भी गलत है और वहाँ पे एसर्शन में आपके
पिच और फ्रिक्वेंसी की बात कर रही है तो ये तो एम्पलीट्यूड का उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो ये रीजन का सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है आपके असर्शन का। सो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका ए सत्य है किंतु आर असत्य है, वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 17 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रॉड एंड देम इनटू एन एयर एंड बैक इनटू वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे में गति करती है, यानी कि लिक्विड से एक लोहे में गति करती है, यानी कि सॉलिड में गति करती है, और फिर वायु में गति करती है, यानी कि गैस में गति करती हुई वापस जल में आती है। तो ध्वनि की गति में क्रमशः होगी। देखिए लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, हमें पता है कि सॉलिड में सबसे तेज स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करता है। तो देखिए अगर वो उसके बाद लिक्विड में करता है स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल, सबसे तेज सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो स्पीड ऑफ साउंड जब वो लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, मतलब साफ है कि इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या दे रखा कि फिर वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है, मतलब कि उसके बाद वो वायु में गति करने चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर डिक्रीज होगा, मतलब गैस में गति करने चली गई तो डिक्रीज होगा। उसके बाद वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है, यानी कि वापस लिक्विड में आती है। तो हमें पता है कि गैस से ज़्यादा, मतलब गैस में सबसे स्लो होता है ध्वनि का जो साउंड का स्पीड होता है, ट्रेवल करता है, तो सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो जो आपकी वायु में गति करते हुए वापस लिक्विड में आ रही है, मतलब साफ है कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज होगा यानी कि वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे जो साउंड है वो वाटर से आयरन में जा रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो इंक्रीज हुआ। फिर वो एयर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड घट गया, यानी कि गैसेस में सबसे कम होता है हमें पता है। तो एयर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो गया। फिर से वो गैस से फिर दोबारा वो कहाँ जा रहा है, तो पानी में जा रहा है, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया, क्योंकि गैसेस से ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड तेज ट्रेवल करती है आपके लिक्विड में, सबसे तेज सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद जो होता है वो गैस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 19 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। नॉट पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा, इन फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन्स आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में। ये बिल्कुल सही है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है, सल्पक उपकरणों के विसंक्रमण में आपके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, एस्टिमेटिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी कि महासागर की गहराई के अनुमान में। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमने अभी ऊपर भी बताया कि समुद्र की गहराई को मापने में, यानी कि महासागर की गहराई के अनुमान में आपके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, टेस्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, यहाँ पे पूछा ही गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग नहीं करते, क्योंकि मानव कॉर्ड के कार्य की जांच करने में हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को थोड़ी सुनाएंगे। यहाँ पे तो हम ऑडिबल साउंड वेव को, ऑडिबल वेव को सुना के टेस्ट करेंगे ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऑडिबल होती है, उसको मानव सुन सकते हैं। तो हम ऑडिबल वेव को सुना के टेस्ट करेंगे। जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, हम उसे सुना के थोड़ी मानव कण के कार्य की जाँच करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और यही पूछा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का मतलब कि उपयोग नहीं किया जा सकता, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ह्यूमन ईयर। देखिए, मानव कर्ण के लिए सर्व आवृत्तियों का सन्निकार परास क्या है। ये तो आप आसानी से कर लेंगे कि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है वही ऑडिबल होती है। मानव कर्ण के लिए ह्यूमन किसे सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो मानव के लिए, मानव ईयर के लिए ऑडिबल होती है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 20 to 20,000 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि ध्वनि की उच्चता ध्वनि उत्पन्न करती कंपन की आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिया कि जो लाउडनेस का संबंध है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, साउंड वाइब्रेशंस मेक द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि आसान है, हमने थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस किया था कि साउंड वाइब्रेशन जो है वो ह्यूमन बींग के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। और फिर यहाँ पे देखिए डैश दे रखा है, यही दे रखा कि साउंड वाइब्रेशन टू, फिर ईयर ड्रम यहाँ से साउंड वाइब्रेशन को हमारे इनर ईयर में पहुँचा देता है। फिर इनर ईयर से क्या होता है कि सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको ब्रेन पता होगा तो आप यहीं पे अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करके वोकल कार्ड होगा, नहीं लैरिंक्स तो आवाज़ को उत्पन्न करने में मदद करता है, जो आवाज़ होता है वो वाइब्रेट होकर लैरिंक्स से बाहर निकलता है। वोकल कॉर्ड्स होगा नहीं, तो आप देखिए ईयर ड्रम में जाता है, फिर वो इनर ईयर में पहुँचता है, वहाँ से ब्रेन में पहुँचता है सिग्नल। तो सिग्नल जब ब्रेन में पहुंचता है तो मतलब हमने अपने थ्योरी पोर्शन में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए हम फिगर से समझेंगे, आपके एनसीईआरटी में फिगर भी गिवन है। देखिए ये आपके फिगर दे रखे एनसीईआरटी में, ये जो कर्ड पटा है ये एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। तो क्या होता है कि ध्वनि के कंपन से कर्ड पटा को कंपित करते हैं, यानी कि ईयर ड्रम को कंपित करते हैं। अब ये कर्ड पटा कंपनों को आंतर कर्ण में यानी कि इनर ईयर तक भेज देता है। क्या करता है, तो इनर ईयर तक भेज देता है, यानी कि आंतर कर्ण में भेज देता है, इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक यानी कि ब्रेन तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए इसको हमने डिस्कस भी किया था अपने थ्योरी पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। बिल्कुल ये बात सही है, ध्वनि सभी माध्यमों में संचारित होती है। हर चीज़ पार्टिकल से यानी कि कण से बनी है, तो जब पार्टिकल्स हैं तो वाइब्रेशन भी होगा, और जब वाइब्रेशन होगा जिस भी जगह कंपन होगा तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि ध्वनि प्रोड्यूस होगी। और अगर साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो ट्रेवल भी करेगी मीडियम टू मीडियम। तो ध्वनि सभी माध्यमों में संचारित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर बी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये गलत है। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, कुछ में नहीं होती, सब में होती। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बात गलत है। जहाँ भी वाइब्रेशन होगा, जिस भी जगह कंपन होगा, वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा ही होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। ये बात बिल्कुल सही है। कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन दे रखा, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आवाज़ में श्रिलनेस होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आवाज़ डीप होगा यानी कि भारी आवाज़ होगी। तो यहाँ पे कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए जिस जिस ऑप्शन में बी दे रखा उसको हम काट देंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला दे रखा साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि ध्वनि सभी माध्यमों में संचारित होती है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ पार्टिकल से यानी कि कण से बनी है, तो जब पार्टिकल्स हैं तो वाइब्रेशन भी होगा, और जब कंपन होगा यानी कि जब वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पे साउंड तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, ध्वनि तो प्रोड्यूस होगी, और जब ध्वनि प्रोड्यूस होगी तो वो ट्रेवल भी करेगी मीडियम टू मीडियम। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर बी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये बात यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ दे रखा, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात तो सही है, लेकिन कुछ नहीं, जहाँ भी वाइब्रेशन होगा, जिस भी जगह कंपन होगा, वहाँ ध्वनि प्रोड्यूस होगी ही होगी। कुछ की बात नहीं, सब में जहाँ भी कंपन होगा वहाँ जिस भी जगह जिस भी वस्तुओं में कंपन होगी वहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ये बात भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। ये बात भी सही है कि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी साउंड में श्रिलनेस होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो साउंड में श्रिलनेस होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो साउंड डीप होगी, मतलब वॉइस डीप होगी, भारी आवाज़ होगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हाई है तो साउंड में श्रिलनेस होगी, यानी कि बारीकपन होगी, तीखी आवाज़ होगी, बारीकपन आवाज़ होगी। तो कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णवेदी होती। ये बात बिल्कुल सही है। तो जैसा कि हमने चेक किया यहाँ पे, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वही गलत है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, जिसमें जिसमें बी दे रखा उसको हम काट देंगे बी, तो आप आसानी से अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ए सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सीटेड साइंस 2 फरवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्सिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपका एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन दे रखा लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस लाउडर इज द साउंड। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही उच्च होगी। ये बात यहाँ पे सही है, एसर्शन सही है। देखिए कि जब लार्जर द एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जब ज़्यादा होगा तो साउंड भी लाउडर होगी, क्योंकि लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। तो जैसे जैसे आयाम बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हायर इज द पिच। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ही ऊंचा होगा। ओके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट ये रीजन इस एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि एसर्शन में आपके एम्पलीट्यूड और लाउडनेस की बात हो रही है और रीजन में आपके फ्रीक्वेंसी और पिच की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी और पिच का जो संबंध है वो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड से नहीं है। फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे से संबंधित है और लाउडनेस और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से संबंधित है। तो जो रीजन होना चाहिए था आपका यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे आयाम बढ़ता है लाउडनेस भी बढ़ती है, ये रीजन होना चाहिए था। बट यहाँ पे आपका दे दिया है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। कंपन की आवृत्ति जितनी उच्च होगी तारतम्य तो उतना ही ऊंचा होगा। ये बात तो सही है, बट ये व्याख्या सही नहीं कर रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 6 फरवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 दे रखा, टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार डिक्रीजेस द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। किसी सितार के तारों को कसना उसकी उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम करता है। कम नहीं करता, इंक्रीज करता है। यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि सितार वादक तभी तो उसको टाइट रखता है ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। S2 दे रखा आपका कि द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि ध्वनि का तारत्व तार के तनाव पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली ध्वनि का तारत्व जो होता है वो तार के तनाव पर निर्भर करता है, इसलिए वो उसको टाइट रखता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपका S2 तो सही है बट S1 गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सीटेड साइंस 17 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड इज। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड दे रखा 320 मीटर पर सेकेंड और जो वेवलेंथ दे रखा यानी कि डिस्टेंस के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए अगर हम रफली समझे तो ऐसे देखिए, जो आप ऐसे नीचे से ऊपर जाता है फिर नीचे से ऊपर ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये जो वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ वहाँ पे साउंड वेव दे रखा 640 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 640 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ आपका 6.4 हो जाएगा। तो ये जो है ये 640 की जगह पर वेवलेंथ के फॉर्म में यानी कि डिस्टेंस के फॉर्म में 6.4 हो जाएगा। अब हम आप क्या करेंगे हम लोग कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जो डिस्टेंस हमारा कितना है तो 6.4, तो 6.4 हम रखेंगे डिस्टेंस पे और जो स्पीड हमारा है वो आपका दे रखा 320, तो 320 स्पीड हो गया। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा अगर तो यहाँ पे हो जाएगा 64 अपॉन 0 लग जाएगा एक। अब हम इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/100, तो आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 4th ऑप्शन है 0.02 सेकेंड, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साउंड चैप्टर से सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, 2 ही फॉर्मूले पे, एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे और एक क्वेश्चन आपके ऑसिलेशन पर बनता है जो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम होता है, उस पर क्वेश्चन बनता है। यही 2 क्वेश्चन सिर्फ बनता है साउंड चैप्टर से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस अभी जो जनवरी में रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें बना था। इसको हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन अ डैश, यानी कि एक्स। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, यानी कि तनित तार की बात हो रही है जो कि गिटार, तो यहाँ पे गिटार की बात हो रही है। इन अ वाई इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स, यानी कि तबला की बात हो रही है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट्स वाइब्रेट। एंड इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज द एयर कॉलम, तो यहाँ पे सहनाई की बात हो रही है। तो आप अब आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको जेड पता है तब भी आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकेंगे कि सहनाई जो होता है एयर कॉलम, यानी कि जो आपका एयर स्तंभ होता है, एयर कॉलम जो होता है, देखिए हिंदी में भी दे रखा कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न वाद्य यंत्रों यानी कि भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। अगर आपको एक्स भी पता है तो आप अपने आंसर पर आसानी से पहुंच जाएंगे कि गिटार की बात हो रही है, तनित तार यानी कि गिटार।
ओके, तो तनित तार अगर आपको पता है तब भी आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है यानी कि तबला, और तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ यानी कि एयर कॉलम है। अगर आपको एयर कॉलम भी पता है जो कि शहनाई, तो तब भी आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, और अगर आपको अपना जो तनित तार पता है तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका राइट आंसर होगा। ये था आपका पूरा साउंड चैप्टर से बने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो ये था आपका पूरा साउंड चैप्टर से बना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हमने आज सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म से सर्च करके जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पॉल, क्विजेस वगैरह सब उपलब्ध कराई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।